गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पार्ट 10 संज्ञा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो संज्ञा किसे कहते हैं ये आप सबको मालूम है, शुरू से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। संज्ञा नाम और पहचान का ज्ञान कराता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता है परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के लक्षण क्या है? संज्ञा के लक्षण देखिए, संज्ञा के लक्षण दो होते हैं। एक कौन सा? एक हो जाता है आपका प्राणीवाचक, है ना। एक हो गया प्राणीवाचक। तो पहले हम आपको प्राणीवाचक के बारे में बता दें। एक हो जाता है प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक यानी जो सजीव होते हैं, और दूसरा होता है अप्राणीवाचक यानी कि जो निर्जीव। तो प्राणीवाचक को परिभाषित करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते रहते हैं, और अप्राणीवाचक को परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल। तो प्राणीवाचक क्या है? जैसे आदमी, कबूतर, है ना, जो प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं, कुत्ता, वही सब। तो ये हो जाते हैं प्राणीवाचक संज्ञाएं। फिर उसके बाद आपका आता है कुछ संज्ञाएं गणनीय यानी गिनती वाली, गणना के योग्य, और कुछ अगणनीय यानी कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती, उस प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे गणनीय संज्ञाओं के अंतर्गत आप क्या आ जाते हैं? केला है, बोतल है, बेर है, पेंसिल है, बच्चे हैं। तो ये जैसे 1 दर्जन केला हो गया, मालूम है 12, है ना, 10 बच्चे हो गए, 12 पेंसिल हो गई। तो ये गणनीय संज्ञा के अंतर्गत आ गए। फिर उसके बाद आता है संज्ञा शब्द वाक्य में कर्ता, कर्म या पूरक के रूप में आते हैं। ठीक, जैसे मान लिया, अच्छा हाँ, इसमें हमने आपको गणनीय संज्ञा बताया, केले, बोतल, बेर, पेंसिल, बच्चे। अगणनीय संज्ञाएं हवा, पानी, आटा, दूध, ऊन। तो हवा को की गणना नहीं की जा सकती, पानी की गणना नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से यह अगणनीय। ये तो आप नहीं कहेंगे ना कि यार 1 दर्जन हवा बही, नहीं ना, हवा बहुत तेज बह रही है, या हवा इतने किलो के हिसाब से बह रही है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो यह अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत आ गए। फिर इसके बाद तीसरा आपका आ जाता है संज्ञा शब्द वाक्य में कर्ता, कर्म और पूरक के रूप में आते हैं। जैसे कर्ता के रूप में राधिका नाच रही है, और कर्म के रूप में मोहन कार चला रहा है, और पूरक के रूप में जैसे श्याम डॉक्टर है। तो पूरक क्या हुआ? श्याम कैसे डॉक्टर बना? पैदा हुआ तुरंत डॉक्टर नहीं बन गया। कैसे बना? उसके लिए उसने मेहनत करी, पढ़ाई करी, है ना, अच्छे मार्क्स लाए, उसके बाद कहीं वह जाकर के डॉक्टर बना। तो यह पूरक कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद आपका आ जाता है संज्ञा के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग। कारक चिन्ह कौन कौन से? ने, को, में, से, जानते हैं ना आप। कारक 8 कारक होते हैं, उसके 8 चिन्ह। तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं के साथ ने, को, में, से, पर आदि कारक चिन्ह आते हैं। अगर हम कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य जो है वह सही नहीं बनेगा, है ना। तो इस तरीके से संज्ञाओं के साथ हम कारक चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। विशेषण के साथ संज्ञा शब्द विशेष्य का कार्य करते हैं। यानी कि विशेष्य क्या है? विशेषण जिसकी विशेषता होता है। तो विशेषता बताते संज्ञा, है ना। विशेषण और विशेष्य जानते हैं ना, और इसका प्रविशेषण होता है, 3 होते हैं। तो विशेषण और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। तो इस तरीके से जैसे ऊंची इमारत, छोटी लड़की, यानी कद छोटा है, तो इस तरीके से ये हो गए। अब इसके बाद आपका आ जाता है
अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक अप्राणीवाचक के अंतर्गत गुब्बारा है, बस्ता है ना, पुस्तक है, ये सब संज्ञा है, अप्राणीवाचक संज्ञा है। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के भेद आपको मालूम है, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, है ना। संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 1 हो गया आपका व्यक्तिवाचक, नंबर 2 हो गया जातिवाचक, और नंबर 3 क्या है? भाववाचक। नंबर 3 संज्ञा क्या है? भाववाचक। और ये 3 भेद हैं संज्ञा के, लेकिन 5 प्रकार के संज्ञाओं का वर्णन किया जाता है। अब वो 5 कैसे, कौन कौन से? जो एक जातिवाचक संज्ञा हो जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाती है, और एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन वो संज्ञा के भेद के अंतर्गत नहीं आते, वो इन तीनों संज्ञाओं में से किसी एक संज्ञा के भाग हैं। ठीक, तो इसलिए संज्ञा के 3 ही भेद माने जाते हैं। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। देखिए संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को परिभाषित करने के लिए एक खास चीज का ध्यान रखना आवश्यक होता है। संज्ञा को आपने परिभाषित किया कैसे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को परिभाषित करना है तो इसके आगे आप क्या लगा लेते हैं? विशेष, है ना, विशेष व्यक्ति। तो इस तरीके से विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु, तो जो विशेष होते हैं, है ना, करोड़ों लोग हैं दुनिया में, करोड़ों लोग विशेष नहीं होते, कुछ उसमें से विशेष होते हैं। कैसे? अपने कार्यों के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, ये विशेष व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं, है ना। और जैसे मान लिया विशेष जंतु, विशेष जंतु जटायु, क्यों? क्योंकि रामायण में इनका वर्णन है। पक्षी और गिल्लू, गिलहरी, महादेवी वर्मा ने जो है इनका वर्णन किया है। तो इस तरीके से ये हो गए। फिर विशेष वस्तु, रामायण है, महाभारत है, गीता है, वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये सब सारी चीजें जो है विशेष वस्तु के रूप में। फिर इसका विशेष स्थान, मुंबई, रूस, अमेरिका, कनॉट प्लेस दिल्ली का, पानीपत, है ना, ताजमहल, तो ये सब सारी चीजें जो है विशेष स्थान में आते हैं। इसलिए जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को परिभाषित करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह विशेष चीजों को लेकर के जो परिभाषा होगी वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। उसके बाद आपका आ जाता है जातिवाचक संज्ञा। पर्टिकुलर किसी एक जाति से नहीं, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। यानी कि किसी एक का आपने नाम लिया और उससे हमें उसकी पूरी जाति का ज्ञान हो गया, तो यह क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए वह कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि आदमी, आदमी शब्द कहते ही किसका ज्ञान हो जाता है? आदमी नर, पूरी जाति का, संपूर्ण जाति का। औरत, पूरी औरत जाति का, है ना। शिक्षक, पूरे टीचर का। छात्र, स्कूल के पूरे विद्यार्थियों का। तो इस तरीके से हमें क्या होता है? संपूर्ण जाति का ज्ञान हो जाता है, तो वह कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करेंगे? अब देखिए कोई कोई नाम है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि वह विशेष है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते ही उनके
गुणों का जो ध्यान आता है, जो नाम से पहले उनका कोई गुण इतना विशेष होता है कि वह गुण ही उनका प्रतिनिधित्व करने लगता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है ना। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, है ना, जैसे मान लिया लाल बहादुर शास्त्री किसानों के लिए थे, तो संपूर्ण किसान जाति का यह लगता है लाल बहादुर शास्त्री का नाम आते ही जय जवान जय किसान का नारा याद आने लगता है। तो यह क्या होता है, किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत, तो संपूर्ण कृषि जाति का ज्ञान हो गया। तो यह किसमें आ गए लाल बहादुर शास्त्री, जातिवाचक संज्ञा। क्यों, इनके नाम से पहले इनके गुण ने इनका प्रतिनिधित्व कर दिया, चाहे वह गुण हो चाहे अवगुण हो, जो भी हो। देखिए आपकी किताब में दिया है, धर्म में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषण चलिए समाज के लिए अच्छा, भगवान रामचंद्र जी के लिए अच्छा, लेकिन अपने परिवार के लिए वह सबसे बुरा व्यक्ति। उसने इतनी मदद करी भगवान राम की, लेकिन आज भी कोई भी उसका नाम श्रद्धा से नहीं लेता है, क्योंकि जो उसके गुण थे वह तो गलत, वह तो जो है अवगुणों में आ गए ना, क्योंकि वह तो उसने तो अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया। तो वह विभीषण जो है वो बुरे चीजों के लिए प्रयोग में किया जाता है। अब इसके बाद जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। कई बार जातिवाचक शब्द विशेष व्यक्तियों या स्थानों के साथ इतना अधिक जुड़ जाते हैं कि वे उनका प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, यानी कि किसी स्थान के साथ वह व्यक्ति इतना ज्यादा जुड़ गया कि उस स्थान का नाम लेते ही हमें उस व्यक्ति का ध्यान आ जाता है। जैसे यहाँ पे इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद जो पार्क है, उस पार्क को देखते ही मन में चंद्रशेखर आजाद की कल्पना उभरने लगती है। तो चंद्रशेखर आजाद तो व्यक्तिवाचक हुए, है ना, जातिवाचक और जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने चाहिए, लेकिन वो स्थान जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया, लेकिन जो है उस स्थान को देखते ही हमें उस विशेष व्यक्ति का ज्ञान हो गया। समझ में आ रहा है कि जैसे ही हमने पार्क को देखा हमें चंद्रशेखर आजाद का ख्याल आ गया, इसी पार्क में उनको बोलने लगी, विशेष व्यक्ति का ध्यान आया। तो जातिवाचक संज्ञा से वो कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर लिया। ठीक, अब इसके बाद आपका आता है कि जैसा हमने बताया था कि जो 5 हो जाते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के जो है 2 उपभेद हैं। इसके क्या है, 2 उपभेद, 2 उपभेद हैं। कौन कौन से। पहला आपका हो जाता है समूहवाचक, पहला हो गया आपका समूहवाचक, और दूसरा हो जाता है आपका द्रव्यवाचक। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, समूह, समूहवाचक यानी कि जिनकी गणना जो है समूह से की जाती है ना, जैसे भीड़ हो गया, स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, जुलूस हो गया, है ना, कक्षा है, क्लास है, झुंड है, गट्ठर है। किसी एक चीज को गट्ठर में नहीं बांधा जाएगा, गट्ठर में ढेर सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, भीड़ में ढेर सारे लोग रहते हैं, कोई एक व्यक्ति जो है भीड़ नहीं कहलाएगा, कोई एक बच्चा इस तरीके से कक्षा में कोई एक बच्चा नहीं, ढेर सारे बच्चे बैठते हैं, तो यह क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा। समाज, है ना, लोगों से जो बनता है वह समाज। इसके बाद आपका आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्य माने पदार्थ, कोई भी चीज, है ना, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का ज्ञान कराते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसका ज्ञान कराएंगे, द्रव्यवाचक, धातु, पदार्थ, है ना, जैसे लोहा, तांबा, तेल, पीतल, है ना, आटा, घी, शक्कर, ये सब चीजें जो है क्या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। समूहवाचक में जैसे जो हमें ढेर सारे लोगों के होने का ज्ञान कराते हैं, भीड़ हो गया, समाज हो गया, गट्ठर हो गया, जुलूस हो गया,
कक्षा हो गया, सेना हो गया। तो ये सब सारे क्या है, समूह में होते हैं, है ना। तो समूहवाचक का ज्ञान कराते हैं। द्रव्यवाचक आटा, तेल, घी, मसाला, आलू, है ना, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये द्रव्यवाचक, उसका ज्ञान कराते हैं। अब इसके बाद आपका आ जाता है तीसरा, भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या आ गया आपका, भाववाचक संज्ञा। तीसरा आ गया आपका भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, देखिए नाम से ही स्पष्ट, अगर आप अर्थ समझते हैं तो आप अपने आप इसका स्पष्ट आपको हो जाएगा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के भाव का ज्ञान कराता है वह क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा, है ना। जैसे डकैत शब्द आपने कहा तो उसके भाव का आपको अपने आप ज्ञान हो जाता है। कैसे, डकैत शब्द आते ही उसकी बड़ी बड़ी मूछें, है ना, बड़े बड़े बाल, गंदे कपड़े और हाथ में जो है बंदूक, तो अपने आप जो है वह क्या हो जाता है, उसके भाव का ज्ञान हो जाता है। तो यह क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे आपने वकील कहा तो वकील शब्द कहते ही आपको उसके भाव का ज्ञान हो गया, काला कोट, सफेद टाई, है ना, और सफेद शर्ट। तो ये भाव जो दर्शाते हैं वह क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। और एक चीज और, सिर्फ यही नहीं, किसी के गुण, किसी के अवगुण, है ना, जो भाव उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लिया आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन आप अपना गुस्सा प्रकट नहीं कर रहे हैं, आपके चेहरे से यह समझ में आ गया कि आप बहुत क्रोधित हैं, तो ये भाव, ठीक। तो ये जो भाव है, जैसे कि किसी की क्रूरता, वो भाव हो गया। किसी की बुद्धिमत्ता, कोई बहुत बुद्धिमान है और आप उसके चार बातें आप सुनते हैं और आप उससे प्रभावित हो जाते हैं, ये भाव है ना। और मानवता, कई लोग ऐसे होते हैं, गरीब दिन दुखी पड़े पैर मार के आगे निकल दिए, नहीं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बड़े आराम से, सहजता से उन्हें उठाते हैं, बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये मानवता, ये भाव है ना। वृद्धावस्था, यानी कि वृद्धावस्था में शरीर कमजोर हो जाता है, तो जो बुढ़ापा है वह उनका भाव है। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब भाव के अंतर्गत आ जाते हैं, जिससे हमें किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव और दशा, इन सब चीजों का जब पता चल जाए तो वह क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा। अब जैसे मान लिया, कुछ देख लीजिए इसको, तो गुण दोष के अंतर्गत क्या आ गया आपका, गुण और दोष दोनों देखिएगा। जैसे गुण दोष के अंतर्गत आ गया वीरता, ये गुण हो गया, ठीक। कायरता, ये क्या हो गया, दोष हो गया। सज्जन, दुर्जन, सज्जन गुण है, दुर्जन दोष है। तो इस तरीके से कई चीजें ऐसी हैं। जैसे मान लिया भाव आ गया, भाव अलग अलग, प्रेम का, मित्रता का, है ना, मिठास का, आम बहुत मीठा है कहते मुंह में पानी आ गया, खटास का, नींबू का नाम सुनते ही मुंह में खट्टेपन का स्वाद आ गया। तो ये सब चीज क्या, खुशी, अपने आप अंदर से खुशी प्रकट होती है। ममत्व, किसी के प्रति ममता, किसी को देखते ही, कोई बहुत दिन दुखी है, उसको देखते ही दिल से, हृदय से जो है प्यार उमड़ना। तो ये सब सारी चीजें, घबराहट, व्याकुलता, बेचैनी, ये भाव है। इसी प्रकार दशा, दशा क्या, भूख, भूख के मारे हालत खराब, प्यास, भूख के मारे गला सूख, प्यास के मारे गला सूख रहा है ना, गर्मी, ठंडी, मोटापा, झगड़ालू प्रवृत्ति जो, तो ये सब सारी चीजें जो है दशा के अंतर्गत आ जाती है। फिर उसके बाद यौवन, गरीबी, उलझन, ये सब सारी चीजें दशा है। फिर आता है काल, चुनाव, पूजा, खोज, कटाई, नेतृत्व, धुलाई, सजावट, जागरण, ये सब सारी चीजें कार्य के अंतर्गत आ जाती है। तो ये जो है हमें क्या, उसके भाव को दर्शाए। इसी प्रकार अब आप बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। कैसे बनाएंगे, अब देखिए, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है, और जब किसी वाक्य में
भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे क्या माना जाएगा? जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होगा और जब उसका प्रयोग आप बहुवचन में कर देते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में माना जाता है। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा है, अब उसे भाववाचक संज्ञा बनाना है। कैसे बनाएंगे? राष्ट्र, राष्ट्रीयता, महान, महानता, मजदूर, मजदूरी, है ना, कवि, कवित्व, ठीक, उसके गुणों को बता। इसी प्रकार आपका आ जाता है फिर जैसे सर्वनाम, है ना, सर्वनाम से भाववाचक जैसे अहम, अहंकार, निज, निजता, मम, ममत्व, है ना, मम, ममता या ममत्व, स्व, स्वत्व, आप, आपा, सर्व, सर्वस्व। और विशेषण से प्रसन्न, प्रसन्नता, हिंसक, हिंसा, लज्जित, लज्जा, चालाक, चालाकी। फिर क्रिया से टिकना, टिकाव, धसना, धसाव, डूबना, डुबाव, थकना, थकान, ये क्रिया। तो इसी प्रकार जो है हम कैसे बनाएंगे? जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से, है ना, हर चीज़ों से जो है आपको यह पता चल जाता है कि किस प्रकार हम बनाते हैं। तो इसी प्रकार हम आपको बता दें कि जैसे अव्यय से, अव्यय से जैसे दूर, दूरी, धिक, धिक्कार, देर, देरी, तेज, तेजी। तो बच्चों, आपको संज्ञा नामक पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जहाँ तक कि हमें उम्मीद है। अगर किसी तरीके की कोई परेशानी हो तो अवश्य पूछ लीजिए। धन्यवाद।